इसके बाद लिखा हुआ है ईच यूनिट ऑफ सिस्टम एम रिक्वायर्स 3 वर्कर आवर्स फॉर प्रोसेस ए। प्रोसेस ए एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए एक प्रोसेस है और प्रोसेस बी एक और प्रोसेस है। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दो प्रोसेसेस है, ठीक है ना। और सवाल में लिखा हुआ है कि ईच यूनिट ऑफ सिस्टम एम रिक्वायर्स 3 वर्कर आवर्स फॉर प्रोसेस ए, यानी कि एम जो है ना उसके एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, एंड 2 वर्कर आवर्स फॉर प्रोसेस बी, और 2 घंटे लगते हैं प्रोसेस बी में। जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल करी थी ना कि भाई कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल भी लगता है और लेबर के आवर्स भी लगते हैं, इसी तरह से इस चीज को बनाने के लिए, एम को बनाने के लिए 3 घंटे प्रोसेस ए में भी लगते हैं और 2 घंटे प्रोसेस बी में भी लगते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वाइल ईच यूनिट ऑफ सिस्टम एन, एन कोई और प्रोडक्ट है, एन दूसरा वाला प्रोडक्ट है, रिक्वायर्स 4 वर्कर आवर्स फॉर प्रोसेस ए एंड 6 वर्कर आवर्स फॉर प्रोसेस बी। ठीक है, दो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो आपको दिया हुआ है। इसके बाद लिखते हैं कि अवेलेबल स्किल्ड लेबर आर अलाउस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 480 वर्कर आवर्स पर वीक फॉर प्रोसेस ए, यानी कि आपको टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल वो ये कह रहा है कि प्रोसेस ए के वर्कर्स टोटल कुल मिलाकर 480 घंटे काम कर सकते हैं, एंड 540 वर्कर आवर्स पर वीक फॉर प्रोसेस बी, और प्रोसेस बी में ये लोग टोटल मिलाकर 540 घंटे काम करेंगे। ठीक है, ये आपको टोटल आवर्स दिए हुए, टोटल आवर्स। टोटल आवर्स का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारी पिछली वाली एग्जाम्पल में लेबर के टोटल आवर्स थे, ये 8 घंटे लेबर ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टीरियो सिस्टम मे बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट if the profit on each unit of M and N is 2000 and 5000 respectively। अब आपको दिया हुआ है प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। बोलते हैं कि मैं अगर M बनाकर बेचूंगा तो एक यूनिट पर 2000 रुपए का मुनाफा होगा, और अगर मैं N बनाकर बेचूंगा तो एक यूनिट पर 5000 रुपए का मुनाफा होगा। सही है। और सवाल ये बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या मैं M बनाकर बेचूं, N बनाकर बेचूं, या दोनों कुछ M N बनाकर बेचूं, क्या करूं मैं, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो एक चीज ये समझो यहाँ पर, देखो लेट से मैं आपको ये बोलता हूं कि आपकी कंपनी है और आप जो है ना सिर्फ M बनाओगे। क्या बनाओगे? M, N नहीं बनाओगे, सिर्फ क्या बनाओगे? M। अगर मैं ये सोचूं सिर्फ मैं M बनाऊंगा, अब M को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। वो 2 चीजें क्या है? 2 चीजें ये हैं कि M बनाने के लिए उस पर 3 घंटे एक प्रोसेस में लगेंगे और 2 घंटे दूसरे वाले प्रोसेस में लगेंगे। चार्ट नजर आ रहा है ना, समरी। फिर जाकर वो तैयार होगा, यानी कि कुल मिलाकर कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। M बनाने के लिए 3 घंटे प्रोसेस ए में लगेंगे, 2 घंटे प्रोसेस बी में लगेंगे, फिर वो तैयार होगा, फिर जाकर वो तैयार होगा। सही है। अब अगर मैं ये बोलूँ ना यार, मैं चलो बिल फर्ज मैं अपनी फैक्ट्री में सिर्फ M बनाऊंगा, प्रोसेस ए में टोटल ज्यादा से ज्यादा कितनी देर काम हो सकता है? 480। देखो ना लिखा हुआ है ना, प्रोसेस ए के जो भी मजदूर होंगे या जो भी मशीन होंगी उसके बारे में सवाल में लिखा हुआ है कि आप वहां पर मैक्सिमम 480 घंटे काम करवा सकते हो। और प्रोसेस ए में एम के एक यूनिट को कितनी देर लगती है? 3 घंटे। तो अगर मैं यूं बोलूं कि यार 480 घंटे प्रोसेस ए में टोटल काम हो सकता है, और एम का एक यूनिट 3 घंटे में बनता है, और प्रोसेस ए के सारे लोगों को बोल दो तुमने सिर्फ एम ही बनाना है, तो 480 को 3 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, कितना आता है? 160। ये बात समझ में आ गई? देखो भाई, प्रोसेस ए में
प्रोसेस ए में 480 घंटे काम हो सकता है। एक एम का यूनिट जो है उसको प्रोसेस ए में 3 घंटे लगते हैं तैयार होने में, तो 480 घंटे में कितने यूनिट्स बन सकते हैं? 160। क्या ये बिकने के लिए तैयार है यूनिट्स? नहीं, सवाल में ये लिखा हुआ था कि जब ये प्रोसेस ए से निकल गई, ये चीज बनकर आ गई, फिर ये कहाँ जाएगी? बी में जाएगी, फिर बी पे इस पे मजीद 2 घंटे लगेंगे और ये तैयार होगा। अब प्रोसेस बी में कितनी देर काम हो सकता है? 540। एम के एक यूनिट को कितनी देर लगती है? 2 घंटे। तो कितना आया? 270। तो मैं कितने यूनिट्स बेच सकता हूं टोटल? क्या मैं 160 प्लस 270 430 यूनिट्स बेच सकता हूं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो यूनिट ए से तैयार होगा वो बी में जाएगा, बी में जाकर उस पर काम होगा, फिर वो तैयार होगा और बिकने के लिए तैयार होगा। तो कितने कितने बनाकर बेच सकता हूं एम? 160। 270 क्यों नहीं सर? देखो मेरी बात सुनो, प्रोसेस ए में कितनी चीजें तैयार हुई हैं? 480 घंटे में 3 घंटे के हिसाब से 160 चीजें तैयार हुई हैं, वही 104 चीजें आगे जाएंगी ना। वहां पर 540 घंटे वक्त है और एक चीज 2 घंटे में तैयार होती है, यानी कि बी वाला बोल रहा है मैं 270 चीजें बना सकता हूं, लेकिन जब पीछे से माल आएगा तो उस पर बी वाला काम करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं सिर्फ एम बनाऊं ना तो मैं 160 एम से ज्यादा एम नहीं बना सकता। हाँ, जब 160 एम जो है वो प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जाएंगे, तो इन 160 एम को तैयार करने के लिए 2 घंटे के हिसाब से कितने घंटे चाहिए प्रोसेस बी के? 320। अवेलेबल कितने हैं? 540। 540 में से 320 हटाओ, कितना बचता है? 540 घंटे अवेलेबल थे, 220। 220 घंटे प्रोसेस बी की मशीन फारिग पड़ी हुई होंगी। क्यों? क्योंकि काम नहीं है करने को। काम क्यों नहीं है सर? पीछे जो प्रोसेस था उसे जितनी चीजें तैयार कर आपको दी, आपने उस पर काम कर लिया। अब मैं ये 160 यूनिट्स अगर बेचता हूं, एक एम का यूनिट मुझे कितना प्रॉफिट देता है? 2000। तो मुझे बताओ मैं कितना कमा लूंगा? 320,000, 3,20,000। बताओ ये बात समझ में आई है? हाँ मिनाल, समझ में आई ये बात सारी? 270 यूनिट्स तो नहीं बना सकता ना, ये समझ में आया? ठीक है, 270 यूनिट नहीं बना सकता क्योंकि किसी चीज के तैयार होने के लिए उसका प्रोसेस ए में और फिर उसके बाद उसका प्रोसेस बी में मुकम्मल होना जरूरी है। अच्छा, अगर दूसरे एंगल से सोचें, लेट से मैं बोल दूं भाई मैं अपनी फैक्ट्री में सिर्फ एन बनाऊंगा, एम नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? एन। अब मुझे बताओ एन का एक यूनिट जो है उसको प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? तो 4 घंटे लगते हैं, तो 480 डिवाइडेड बाय 4 कितना बना? 120 यूनिट्स, है ना? फिर ये यूनिट कहाँ जाएंगे? और फिर बी में इस पे काम होगा। बी में कितने घंटे अवेलेबल है? एक एन का यूनिट कितनी देर लेता है? कितना बना? अब बताओ मैं कितने 120 यूनिट बेच सकता हूं क्या? क्यों नहीं बेच सकता? हाँ, 120 चीजें ए ने तैयार कर बी को दे दी। 120 चीजें ए ने तैयार कर बी को दे दी, बी के पास पड़ी नहीं है। अब बी वाले बोले भाई हम तो 540 घंटे काम करते हैं और एक चीज 6 घंटे में तैयार करते हैं, मतलब आपने जो चीज दी है उस पर 6 घंटे काम करते हैं और उसको बिल्कुल फिनिश कर और बेचने के लिए तैयार करते हैं, तो हम तो सिर्फ 90 चीजें ही तैयार कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ 90 चीजें ही बेच पाऊंगा, वैसे ज्यादा चीजें तो नहीं बेच पाऊंगा। और जब 90 चीजें मैं बेच पाऊंगा तो एक एन एन से कितना प्रॉफिट आता है? तो 90 से कितना आएगा? 4.5 लाख। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है ना? मैं वापस से सवाल रिपीट करता हूँ। सवाल में ये लिखा हुआ था कि कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती है, एम और एन। फिर सवाल में ये लिखा हुआ था कि इन दोनों को बनाने के लिए इनका प्रोसेस ए प्रोसेस बी दोनों में काम होना जरूरी है।
और फिर m के एक यूनिट को प्रोसेस ए में 3 और प्रोसेस बी में 2 घंटे लगते हैं, n के एक यूनिट को प्रोसेस ए में 4 और प्रोसेस बी में 6 घंटे लगते हैं। m और n का जो यूनिट्स हैं, एक यूनिट 2,000 रुपये और 5,000 रुपये का प्रॉफिट बनाकर देता है। और सवाल ने ये पूछा था कि बताओ आप कितने m या n बनाकर बेचोगे अगर तो आपको आपका प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। अब यहाँ पर मुझे दो बातें ये समझ में आ रही कि सिर्फ m बेचूंगा तो 3 20 कमाऊंगा, सिर्फ n बेचूंगा तो 4.5 कमाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में कोई इस तरह का सवाल आएगा जिसमें एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होंगे, एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होंगे, अगर आपके पास एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होंगे, सर लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस। जिस तरह से हमारी पिछली एग्जाम्पल में मटेरियल और लेबर जो है वो लिमिटेड रिसोर्स थी, अनलिमिटेड नहीं था, 8 घंटे और 8 kg ही अवेलेबल था। इसी तरह से इस सवाल में भी लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? प्रोसेस ए में ज्यादा से ज्यादा 480 घंटे काम हो सकता है, ये पहला लिमिटिंग फैक्टर है। और प्रोसेस बी में ज्यादा से ज्यादा 540 घंटे काम हो सकता है, ये दूसरा लिमिटिंग फैक्टर है। तभी तो कंपनी इतने यूनिट्स बना रही है और इससे ज्यादा नहीं बना पा रही। अगर मैं बोल दूं एक कंपनी है वो जितने यूनिट चाहे बनाए बेचे, बनाए बेचे, बनाए बेचे, बिकते जाएंगे, बिकते जाएंगे, बिकते जाएंगे, जितना मटेरियल चाहिए वो भी है, जितने लेबर आवर्स चाहिए वो भी है, जितना मशीन चाहिए वो भी है, तो कंपनी कभी रुकेगी ही नहीं। कंपनी सोचेगी जितने यूनिट्स बनाते हैं मुनाफा होता है, बेचते रहते हैं, तो बेचते ही रहो। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि कंपनीज के पास क्या होते हैं? कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कंपनी के पास ये दोनों लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, 480 और 540। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी या तो m बनाएगी या तो n बनाएगी या दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएगी, लेकिन इस लिमिट के अंदर रह रहकर कंपनी ने अपना डिसीजन लेना होगा। जब आपके पास कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें एक से ज्यादा यानी कि यहाँ पर 2 है, 2 3 4 लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे, तो आप उस सवाल को लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करोगे। यहाँ पर जो आपने इस तरह से सवाल सॉल्व किया है, इससे इसका आंसर सही नहीं आया, बल्कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग भी अप्लाई करना होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग से ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। उससे पहले आप एक बार सवाल को रीड कर लो और जितनी वर्किंग्स अभी तक करी हुई है वो सारी कॉपी कर लो। सवाल को अच्छे से रीड कर जितनी वर्किंग्स करी हुई है वो सारी पहले कॉपी कर लो। रीड जरूर कर लेना सवाल को एक बार। हम्म, 270 को क्यों नहीं करा? एक मिनट, मैंने 160 को सेलेक्ट करा और किसको सेलेक्ट नहीं करा? 270। देखो लेट से यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ इसने ये है कि एम है ना, एम कोई प्रोडक्ट है, सही है ना? मान लो एम जो है ना वो है फर्नीचर, कोई टेबल बनाना है। अब टेबल जो है ना वो बनाकर वो बेचते हैं। अब टेबल बनाने के लिए दो चीजें हैं,
एक तो ये है कि कारपेंटर टेबल को तैयार करता है और एक कारपेंटर एक टेबल 3 घंटे में बना लेता है। दूसरा ये है कि फिर पॉलिश वाला उस टेबल की पॉलिश करता है और वो 2 घंटे लेता है। अब टेबल अगर मुझे बेचना है तो 3 घंटे किससे काम करवाना पड़ेगा? कारपेंटर से, कि भाई बनाओ टेबल। फिर मुझे पॉलिश वाला बुलाना पड़ेगा, उसको क्या बोलना पड़ेगा? 2 घंटे लो और उसको पॉलिश करो। अब कारपेंटर 480 घंटे काम कर सकता है और एक टेबल 3 घंटे में बना देता है। तो 480 घंटे में 3 घंटे के हिसाब से कितने टेबल बना लेगा? 160। अब क्या वो बेच सकता हूं मैं? नहीं। अब क्या करवाना है? पॉलिश करवानी है। अब पॉलिश वाला बंदा है, वो बोलता है मैं तो 540 घंटे काम करता हूं, और पॉलिश वाला बंदा बोलता है 2 घंटे में एक टेबल की पॉलिश हो जाएगी। तो वो 540 घंटे में कितनी चीजों की पॉलिश कर सकता है? 270। लेकिन उससे पॉलिश करना शुरू करा, कारपेंटर ने 160 कुर्सियां दी उसको, करो पॉलिश, कर ली उसने। वो कर तो सकता है 270 चीजों को पॉलिश, लेकिन सामने कोई चीज ही नहीं पड़ी हुई। क्यों? 160 कुर्सियां तैयार होकर आई थी ना, उसको कर दिया उसने पॉलिश। अब मजीद तो है ही नहीं ना चेयर्स। जब वो कारपेंटर चेयर तैयार कर कर देगा तो चेयर की वो पॉलिश करेगा, हवा में तो पॉलिश नहीं करेगा। चेयर सामने होगी तो पॉलिश करेगा। कारपेंटर ने क्या किया? कारपेंटर ने 480 घंटे काम कर कर 3 घंटे के हिसाब से 160 चेयर्स बनाकर दे दी। अब वो पॉलिश वाला बोल रहा है मैं तो 540 घंटे काम करूंगा, लेकिन करेगा, सही है, करना है तो करे वो, लेकिन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पीछे से चेयर्स आएंगी तो पॉलिश करेगा ना। तो मैंने ये नीचे हिसाब किताब ये लगाया कि देखो पीछे से अगर 160 चीजें तैयार होकर आई हैं तो 160 ही चीजों की पॉलिश हो सकती है। सही है। और बाकी चीजें तो हम बेच ही नहीं सकते। कर लिया कॉपी? बहुत करते हैं। ये देखो ये सवाल ऑनलाइन वाले तो करते रहते हैं सवाल। 160 अब बताओ भाई, शाफे ने सवाल किया है। हाँ, यहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करे वो भाई, प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, नहीं छुपेगा। 160 यूनिट्स अगर बने एम के तो 2000 के हिसाब से एक यूनिट 2000 का प्रॉफिट देता है, तो 160 यूनिट 320 का प्रॉफिट देंगे ना। और 90 अगर वो बनाता है एन, तो 5000 के हिसाब से वो 4.5 लाख का प्रॉफिट देंगे। इसको यूं है यहाँ पे छुपा रहेगा ये। बच्चे यही करते हैं सवाल, जूम में जब पूछना होता है ना, डायरेक्ट मैसेज, एवरी रिप्लाई टू एवरी ना करेंगे ही नहीं। क्यों इतना क्यों कॉन्फिडेंशियल रखते हो तुम लोग अपनी बातों को? देखो यहाँ पर 160 अगर एम बन रहे हैं तो वो 2000 के हिसाब से 3,20,000 कमा कर देंगे। हाँ, इसका रिजल्ट आया है? नहीं पूछता, छोड़ो। सही है, आगे बढ़ूं? जाओ यार तुम जाओ, 5 मिनट से ज्यादा ही हो गए ना। अब कोई बात करे ना, कोई भी बात करे तो मुझे बता देना, तो उसको यहाँ बिठा देंगे, वरना 15 मिनट तक अगर किसी ने बात नहीं की तो तुम वापस आ जाना। सर वो अच्छा आप देखो, अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई करेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास प्रोसेस ए जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ए जो प्रोसेस है, हम एक और काम कर लेते हैं। हम एम जो है ना, एम उसको एक्स से और एन को जो है ना वो वाई से रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस होता है ना, तो कंफ्यूजन कम हो जाएगी। हमारे पास ग्राफ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है, तो हम एम को प्यार से एक्स बोलेंगे और एन को प्यार से वाई बोलेंगे। अब हमारे पास पहला जो कंस्ट्रेंट होगा प्रोसेस ए का, वो बन जाएगा 3x प्लस 4y लेस देन और इज इक्वल्स टू 480। लास्ट क्लास में यही काम किया था हमने।
जितने लेबर आवर्स थे टोटल वो 480 या 480 से कम होंगे, वो कहाँ लगेंगे, या तो एम बनाने में या तो एन बनाने में। जितने एम बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 3 और जितने एन बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 4, इससे टोटल आवर्स आ जाएंगे। वो 480 या उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा ही केस हमने किया था, याद है। अब प्रोसेस बी का इक्वेशन आप लोग खुद बताओ। 2x plus 6y less than or is equals to 540। समझ रहे हो? ठीक है, कोई मसला? अच्छा, अब ये एक तो कंस्ट्रेंट्स हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास जो है ना सवालों में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपके पास दो तरह के सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिहाज से, एक प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन का और एक कॉस्ट की मिनिमाइजेशन का। यहाँ पर जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें सवाल ये है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे किया जाए। तो आपका जो प्रॉफिट का फंक्शन बनेगा ना वो बनेगा 2000x प्लस 5000y। 2000x प्लस 5000y इसलिए क्योंकि जितने भी मैं m बेचूंगा मल्टीप्लाइड बाय 2000 प्लस 5000y, सही है ना। और जितने भी मैं y बेचूंगा मल्टीप्लाई बाय 5000, ये मेरे पास टोटल कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा दोनों यूनिट्स को बेचने से। हाँ बोले। आपने ये इक्वेशन बनाई है 3x + 4y < 40। सर जब हम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें 480 में 480 आवर्स में से ये बता देगा कि अगर हम दोनों बनाए तो 3 कितने बनेंगे, 4 कितने बनेंगे। और हमें ये भी बता रहे हैं कि जितना भी x और y के लिए तुम आवर्स लगाओगे वो 480 या उससे कम होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से 2x + 6y लेस देन और इज इक्वल टू 540, यानी कि जो टोटल आवर्स हैं वो आपके 540 से कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है ना? इंडिविजुअल ऊपर वाले तरीके से हमने मालूम करा। हाँ। अच्छा, और दो और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, है ना। ये दोनों नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये भी पता है ना आपको, याद है ना? सही है। अब हम जब ये कंस्ट्रेंट्स बना लेंगे ना तो इसके बाद हम अपने पास अपना ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए जो ये 3x + 4y इज इक्वल्स टू 480, इसमें सबसे पहले हम अगर x 0 डालते हैं, y और x इंटरसेप्ट ढूंढा था, याद है लास्ट क्लास। अगर x की जगह 0 डालते हो तो 3 × 0 0, 4y इज इक्वल टू 480, y इज इक्वल टू कितना बनेगा 120, और y की जगह अगर 0 डालते हो तो 480 डिवाइडेड बाई 3 कितना 160। मैं यहाँ पर ग्राफ भी साथ साथ बनाता हूँ। देखो ग्राफ जो बनेगा ना वो x एक्सिस के ऊपर बनेगा और y एक्सिस के सीधे हाथ पर बनेगा, ये तो कंफर्म है ना। क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के सीधे हाथ पर, ये पॉजिटिव जगह होती है। 0,120 लेट से ये है, और 160,0। सही है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास 2x + 6y इज इक्वल्स टू 540। x की जगह 0 डालो, y कितना आएगा, और y की जगह 0 डालो, x कितना आएगा। तो 0,90 और 270,0। ये मेरा फिजिबल रीजन होगा। लास्ट क्लास में जैसा हमने बनाया था ना उससे काफी हद तक सिमिलर बन रहा है, ऐसा ही बनाया था ना हमने, है ना। सही है। अब इस सवाल में मुझे क्या बताना था? मुझे ये बताना था कि मैं m बनाऊं या n बनाऊं या क्या करूं ताकि क्या मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा कहाँ होगा प्रॉफिट। अच्छा देखो,
एक थ्योरम है जिसका नाम है कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। एक थ्योरम है जिसका नाम है कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। सर ये क्या है? कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है ना वो फीजेबल रीजन के किसी एक कॉर्नर पर मैक्सिमम होगा। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है ना वो जो तुमने फीजिबल रीजन बनाया ना उसके किसी एक कॉर्नर पर मैक्सिमम होगा। किस कॉर्नर पर होगा ये नहीं बताता, लेकिन बोलता है कि अगर आपका जो भी शेप बन रहा है ना आप उसके कोने देख लो। अब यहां पर इस शेप में 4 कोने हैं। कैसे सर? देखो एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 कोने हैं ना, कोने, एजेस। इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं। अच्छा, अब ए जो है ना वो क्या होगा? 0,0 ओरिजिन पर है, ओरिजिन 0,0 होता है। बी जो है वो क्या है? 160,0। सी जो है वो अभी नहीं पता। डी क्या है? 0,90। क्या 0,0 पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है? नहीं। तो सर कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ने तो कहा था, उसने ये कहा था किसी एक जगह पर मैक्सिमम होगा, कहां होगा ये नहीं बताया। लेकिन हमें पता चल गया 0,0 पे तो नहीं हो सकता। 0,0 का मतलब है एक्स का भी एक भी यूनिट ना बेचो, वाई का एक भी यूनिट ना बेचो, सबसे ज्यादा कमाओगे। कैसे कमाएंगे? कमाएंगे ही नहीं। अगर मैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें लिखूं 2000 इंटू 0 प्लस 5000 इंटू 0 तो प्रॉफिट क्या आएगा? 0 आएगा। ये तो नहीं हो सकता। फिर हम बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट क्या कहता है? बी पॉइंट कहता है कि एम के 160 यूनिट्स और एन के 0 यूनिट्स। तो अब प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना उसमें एक्स की जगह 160 डालो। 2000 इंटू 160 3,20,000 प्लस 5000 इंटू 0 कितना आया? 320। ये याद है हमने कैलकुलेट भी किया था। हमने ये देखा था अगर सिर्फ एम बनाए तो क्या होगा। अच्छा डी पॉइंट। डी पॉइंट ये कहते हैं एम नहीं बनाना, एन के 90 यूनिट्स बनाना। अगर ऐसा करता हूं तो कितना आ रहा है? और अब सी बाकी है। अब सर सी कैसे ढूंढेंगे? देखो अगर किसी भी पॉइंट से 2 लाइंस गुजर रही हो, जिस तरह से सी पॉइंट है, सी पॉइंट से कितनी लाइंस गुजर रही हैं? 2। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर किसी एक पॉइंट से 2 लाइंस गुजर रही हो तो हम कहते हैं ये इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सही है। और हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढते हैं? याद है किसी को? मालूम है किसी को? अगर आपसे बोले सी की वैल्यू, सी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखो अगर मेरे पास सी पॉइंट, सी एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं और मुझे पता है सी जो है ये इस लाइन से भी गुजर रहा है, इस लाइन से भी गुजर रहा है, तो सी जिन जिन लाइन से गुजर रहा है, सी से जो जो लाइंस गुजर रही हैं उन लाइंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल में तो थी 2 लाइंस, आपके पास आगे सवाल आएंगे जिसमें 3-4 लाइंस भी होंगी, लेकिन यहाँ पर तो है ही 2 लाइंस। और वो 2 लाइंस क्या है? उसमें से एक लाइन है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 480 और दूसरी लाइन है 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 540। हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 540 है ना, चीजों को सिंपल करने के लिए दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करो। तो 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x, 6y डिवाइडेड बाई 2 इज 3y, 540 डिवाइडेड बाई 2 इज। अब कुछ मैथ्स के जो चैंपियन और फैंस होते हैं वो ये बोलते हैं क्यों करा, तो उसका रीजन, उसका जवाब ये होता है नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्यों करा? मैंने इसलिए करा ताकि चीजें सिंपल हो जाएं। आप मैथ्स में इक्वल्स टू के लेफ्ट
और इक्वल्स टू की राइट साइड के साथ एक जैसा सलूक कर सकते हो। आप दोनों में कुछ भी ऐड कर दो, 5 10 ऐड कर दिया, दोनों साइड से 5 10 माइनस कर दिया, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैथ बोलता है ये सब जायज है। तो हमने एक जायज काम किया है, इसलिए इसकी इजाजत है, नहीं करना हो तो नहीं करना, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप बोलोगे हाँ जायज काम करना बेहतर है, ठीक है। तो यहां पर हमने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया कि चीजें सिंपल हो जाएं। और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं x को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ता हूं, तो ये बन जाएगा 270 माइनस 3y। अब जब आपके पास x इज इक्वल्स टू 270 माइनस 3y आ गया ना, तो आप क्या करोगे, ये आपका सेकेंड वाली इक्वेशन से आया ना, इसको पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। पहली इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 480 थी। इसमें x की जगह आप लिख दो 270 माइनस 3y, फिर लिख दो प्लस 4y इज इक्वल्स टू 480। अच्छा 3 इंटू 270 कितना आता है, 3 इंटू 270 कितना आता है 710, फिर 3 इंटू 3 कितना आता है 9y। उसके बाद फिर 3 इंटू 3 9y प्लस 4y इज इक्वल टू 480। अच्छा माइनस 9y और प्लस 4y कितना होगा, नेट करेंगे तो माइनस का 5y। अच्छा 810 सीधे हाथ पर जाएगा, 480 माइनस 810, 480 माइनस 810 कितना है माइनस 330। अच्छा उसके बाद फिर 5y 330 y 66। जब y आ गया ना 66 तो x भी आ सकता है। कैसे, आप इसको यहाँ पर x की वैल्यू जो निकालनी थी आपने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। x इज इक्वल्स टू 270 माइनस 3 इंटू 66 कितना आता है 72। इसका मतलब ये जो C पॉइंट है ना, ये क्या होगा 72 कॉमा 66। यानी कि C पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि आप जो है वो 72 यूनिट्स M के बेचो और 66 यूनिट्स N के बेचो। अच्छा अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट के फंक्शन में पुट इन करेंगे ना। 2000 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए के हिसाब से 72 2000 इंटू 72 और 5000 के हिसाब से 66 चीजें कितना बनता है 474,000। तो इस सवाल का फाइनल जवाब क्या होगा, सी आंसर। क्यों, क्योंकि सी पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा है और सवाल भी यही पूछ रहा था कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ होगा। देखो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि प्रॉफिट वहां पर सबसे ज्यादा होगा, प्रॉफिट जो है वो आपके जो फीजेबल रीजन होगा उसके किसी भी एक कॉर्नर पर सबसे ज्यादा होगा। सही है, तो आपने सारे जो कॉर्नर्स हैं उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर कर ये देखना होगा कि कहां पर आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है। अच्छा आप देखो इसमें ये चीज भी देख लो कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है कि मैं 72 यूनिट्स एम के बनाऊं और 66 यूनिट्स एन के बनाऊं। क्या यहां पर मेरी दी गई जो कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशंस थी वो ब्रेक तो नहीं हो जाएंगी। तो हमने याद है पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर आप फीजेबल रीजन के अंदर हो तो मसला नहीं है, बाहर जाओगे तो मसला होगा। तो हम तो फीजेबल रीजन के बिल्कुल एज पर हैं, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए में कितने घंटे अवेलेबल थे, 480 घंटे काम कर सकता था, ठीक है ना। अगर मैं 480 घंटे काम कर सकता था, मैं 72 यूनिट्स बना रहा हूं किसके, एम के। एम का एक यूनिट कितनी देर में बनता है 3 घंटे में। और मैं 66 यूनिट्स बना रहा हूं एन के, एन का एक यूनिट कितनी देर में बनता है 4 घंटे में। तो क्या ये कम तो नहीं पड़ रहे, देखो कितने कम है कितने ज्यादा है, पूरे हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं।
बात समझे हो? देखो प्रोसेस ए जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस ए में मैं 480 घंटे काम कर सकता था। मैं 72 यूनिट्स एम के बनाऊंगा, हर यूनिट 3 घंटे में बनेगा, और 66 यूनिट्स एन के बनाऊंगा, हर यूनिट 4 घंटे में बनेगा। तो पूरा टाइम यूज हो रहा है, ना कुछ बच रहा है ना ज्यादा चाहिए। इसी तरह से मुझे प्रोसेस बी में बताओ, प्रोसेस बी में टोटल कितना वक्त चाहिए था? 540 घंटे। ठीक है, अगर 540 घंटे चाहिए थे तो 72 यूनिट जो है एम का एक यूनिट 2 घंटे में बनता है और एन का एक यूनिट 6 घंटे में। तो मैं 72 इंटू 2 करता हूं और 66 इंटू 6 करता हूं। क्या पूरा टाइम मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज हो रहा है? 0 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम फीजिबल रीजन की लिमिट्स के अंदर थे। तो भाई शाफे क्या कर रहा है ये? एक तो चल, हाँ सही है। तो आपके पास देखो, जो आपका कॉर्नर पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आंसर आएगा ना, वो दी गई कंडीशन पहले ही मीट कर रहा होगा, आपने वो चेक नहीं करनी है, वो मीट हो रही होगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सही है। अब यार आप लोगों का अगर कोई सवाल है वो पूछ लो, बाकी इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भेज दो, कॉपी बाद में कर लेना। मैं चाह रहा हूँ मैं आज आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूं, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, और बाद में तुम लोग कॉपी करने में अपना जिंदगी लगा दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको देख लो, क्योंकि अब मुझे जो है वो बैच वैच भी फाइनल हो गया और दिसंबर भी खत्म करना है, और फेब को भी जो है ना वो अब फ्लाइट पकड़नी है हमें लंबी। सही है, स्क्रॉल अप करूं? पिक्चर ले लो इसकी, कॉपी आराम से कर लेना। हाँ कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो, और अपनी स्टडी टेक्स्ट निकालो जल्दी से, स्टडी टेक्स्ट निकालो जल्दी से। स्क्रॉल डाउन करूं? चलो ये सेकंड पिक्चर भी ले लो फिर, और स्क्रॉल डाउन करता हूं। स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 4 है। सही है, चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करवाने हैं। और मजीद स्क्रॉल डाउन करूं? सही है।